समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम तो बनाता ही है, आपातकालीन समय में उन्हें आर्थिक संबल भी देता है। पेंशन भोगियों को साल में एक बार नवंबर में बैंक या अधिकृत एजेंसी में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होना और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सबसे बड़ी समस्या होती है, खास तौर से सुपर सीनियर, बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योजना आरंभ की, जो पेंशनर्स के लिए वरदान से कम नहीं है। इसी योजना के बारे में विस्तार से चर्चा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता। ध्रुव ज्योति जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार लवलीन जी, और सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। आप ही का ये कार्यक्रम है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड और 23314444 23314444 और 23421050 2323421050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। ध्रुव ज्योति जी आगे बढ़े, सवाल पूछे। शिमला से राकेश हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हैं, पहले उनका सवाल सुनते हैं। ध्रुव ज्योति जी आगे बढ़े, सवाल पूछे। जी राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मेरा सवाल जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो क्या उनको जो है पेंशन घर बैठे पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त हो सकती है? और दूसरा मेरा सवाल है, जैसे कि हिमाचल में OPS लागू होगी, क्या वो आप अपना रेडियो बंद कीजिए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग लोग हैं जो रिटायर हो चुकी है, क्या उनको पोस्टमैन के द्वारा घर बैठे पेंशन का लाभ मिल सकता है? जी ध्रुव ज्योति जी। राकेश जी बहुत नमस्कार, और आपका बहुत अहम सवाल है। और इस बार सरकार ने दूर दराज इलाकों में और खास करके जो वृद्धावस्था में ज्यादा वृद्ध जो अधिक वृद्ध जो पेंशनर्स हैं उनको उन तक पहुंचने के लिए ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन चला रहे हैं। और हर जिले के शहर में ये मुख्यालय में ये चलाया जा रहा है। आपका जो सवाल है कि जो पोस्टमैन है वो आप तक पहुंचकर ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करवा सकते हैं कि नहीं, जी हाँ करवा सकते हैं। आप जो आपके लोकल जो डाकघर है वहां संपर्क करें और ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के जो नियमावली हैं और उनकी जो ट्रेनिंग है वो ग्रामीण डाक सेवक जो आपके गांव में हैं उनसे संपर्क करें और उनको ये बताया जा चुका है। और 1 नवंबर के बाद वो आपके घर तक पहुंचेंगे और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जी, तो ये क्योंकि डोर स्टेप सर्विस है तो आपके घर तक खुद आएंगे वो और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC बनवाएंगे। दिल्ली से सुखदेव जुड़े हैं कार्यक्रम में। हेलो जी सुखदेव जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है, यंग पेंशनर की डेथ के बाद जी वाइस की पेंशन लगने के लिए, लागू करने के लिए क्या हमें EPFO के ऑफिस से चक्कर लगाने पड़ेंगे या वो काम बैंक के ही थ्रू हो जाएगा जिस बैंक में
मेन पेंशनर की पेंशन आती है, ये जरा क्लियर कर दीजिए। इसके बारे में काफी डाउट रहता है, या फिर हमें अपने एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है। जी सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं। सुखदेव जी आपको नमस्कार। और आपका जो सवाल है उसके जवाब के लिए आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो दस्तावेज को आपको जरा निकाल के एक बार देखना पड़ेगा। अगर उस पेंशनर के जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है जिसको हम लोग पीपीओ बोलते हैं, उसमें उनका फैमिली डिटेल्स, परिवार का पूरा ब्यौरा रहना चाहिए या रहता है। जब वो सर्विस में थे, जब वो रिटायर किए थे, तो उस समय उन्होंने अपना वाइफ का नाम जरूर लिखाया होगा। अगर उनका नाम पीपीओ में वो अपीयर करते हैं तो आपको बैंक में सिर्फ संपर्क करने से पेंशन आरंभ हो सकता है। अगर पीपीओ में ये नाम नहीं लिखा हुआ है तभी आपको जो पेंशन सैंक्शन जो अथॉरिटी किए हैं, जिन कार्यालय में वो कार्यरत थे, उनके हस्बैंड या अगर वाइफ की डेथ हुई है तो तो आप बैंक में जैसे ही संपर्क करेंगे तो वो आपका पूरा दस्तावेज लेकर और उसकी फाइल बनाकर पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी को देंगे। लेकिन चूंकि आप ईपीएफओ के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो पेंशन भोगी कल्याण विभाग है वो प्राथमिक भाव से, मूल भाव से हम लोग केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उन पर ये जो नियम मैंने कहा वो लागू होते हैं। लेकिन ईपीएफओ में साधारणतः ये नियम लागू होना चाहिए। आप अपने बैंक से संपर्क करें, वो आपको जरूर बताएंगे कि इसमें और कोई जटिलता है क्या, कार्रवाई क्या होगी। मध्य प्रदेश से राजेश नीमा का एक सवाल है, जानते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। जी राजेश जी। जी सादर नमस्कार। मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि जो मुआवजा पेंशन है उसमें समयानुकूल आने में विलम्ब होता है। कई बार वृद्ध पंचायत के अन्य क्षेत्रों के चक्कर लगाते हैं तो परेशानी होती है। इस हेतु सरकार का क्या कदम है? जी कई बार पेंशन लेट आती है। राजेश जी जी राजेश जी, पेंशन जो आपको देते हैं वो या तो बैंक से दिया जाता है या जो राज्य सरकार के ट्रेजरीज हैं उनके जरिए आपके अकाउंट तक पहुंचती है। अगर उसमें कोई भी विलम्ब हो, वो विलम्ब के लिए आप कृपया एक नंबर नोट करिए। एक हेल्पलाइन नंबर है 1800111960 1800111960। इस पर आप कोई भी वीकडे में सोमवार से शुक्रवार तक आप 10 बजे से 9:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में आप कॉल करके अपना ये जो विलम्ब हुआ है ये शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। और नहीं तो अगर ये नहीं हो सकता तो pgportal.gov.in pgportal.gov.in उसके बाद स्लैश और फिर पेंशन PENSION, उसके बाद फिर स्लैश। इस साइट पर जाकर भी आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सीधे हमारे कार्यालय में आते हैं और वो किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ईपीएफओ कोई भी पेंशन भोगी के का शिकायत होगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई करके आप तक इसके जवाब और आपकी जो पेंशन है वो समय से आए वो सुनिश्चित किया जाएगा। ध्रुव ज्योति जी, जैसे ही नवंबर आता है जो पेंशनर्स आते हैं उनको एक तरीके से सिरदर्दी लगता है कि अब बैंक जाना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। उसी को देख के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आया। तो जो नए सदस्य पेंशन ग्रुप में शामिल हुए हैं, जो अभी रिटायर हो रहे हैं या अभी रिसेंटली हुए हैं, उनके विस्तार से इस योजना के बारे में जानना चाहेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज डीएलसी, कैसे इसको भर सकते हैं? देखिए लवलीन जी, एक तो ये जरूर है कि पेंशनधारी जो हैं उनको लगता है कि डीएलसी हर बार हर साल
सालाना एक बार नवंबर में जाकर ये भरना है, ये तो एक नियम है और इसकी पूर्ति करना जिम्मेदारी मानी आवश्यकता है। लेकिन ये जो डीएलसी कैंपेन है ये पेंशनर्स को फोकस में रख कर ही किया जाता है। ये पूरे मंथ में, पूरे माह, नवंबर माह में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये पहल चलती है और इसको एक मेला के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में हम मनाते हैं सारे पूरे देश में। और इस बार 800 शहरों में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, हेडक्वार्टर में हम मना रहे हैं और इसमें कई संस्था जैसे आईपीपीबी, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, सारे पेंशन डिसबर्सिंग बैंक, उसके बाद जो यूडीआई हैं, उसके बाद जो अपने एनआईसी की टीम्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, ये सारे और हमारे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस, जो 57 पेंशन वेलफेयर एसोसिएशंस हैं पूरे भारतवर्ष में, ये लगे रहेंगे और इस पहल को हम लोग एक उत्सव के रूप में हम लोग ये मनाते हैं और इसमें पेंशनर्स के साथ हम संपर्क में आते हैं। सबको एसएमएस जाती है, सबको ये बैंक्स के द्वारा, हमारे द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी उनको संपर्क किया जाता है। जो नए पेंशनर्स जो आप पूछ रहे हैं, नए पेंशनर्स इस साल जो रिटायर किए हैं उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इस बार नहीं देना है, अगले साल वर्ष से उनके लिए ये लागू हो जाएगा। इंदौर से अनिल का एक सवाल है। हेलो जी अनिल जी, स्वागत है। आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है। हाँ, हमारा सवाल ये है कि हमको भविष्य निधि की पेंशन मिलती है और वो जो पेंशन हम पोस्ट ऑफिस चाहते हैं तो हमें क्या करता है, तो हमसे क्या फायदा मिलता है? पोस्ट ऑफिस हमको उस पेंशन का क्या फायदा मिलेगा? ठीक से सवाल नहीं समझ में आ रहा। पोस्ट ऑफिस से आप फिर से बताइए। लग रहा है वो सवाल अभी दोबारा से देखते हैं अगर वो पूछते। अभी हम बात कर रहे थे ध्रुव ज्योति जी कि नवंबर में जमा कराना ही होता है, लेकिन अगर उस महीने किसी कारणवश नहीं करवा सकते हैं, कोई विदेश में है, कोई बीमार है, तो क्या नवंबर के अलावा भी किसी और महीने तक इसको एक्सटेंड करा जाता है? देखिए, एक तो पेंशनर्स इसका फोकस है और जैसा मैंने बताया कि सुपर पेंशनर्स हम लोग बोलते हैं, सुपर एज पेंशनर्स जो 80 साल के से ज्यादा जिनके उम्र है, उनका तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर के महीने में भी किया जा सकता है और जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं वो साल में कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर नवंबर के महीने में अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी कारणवश वो नहीं दे पाए, इफ एनी फॉर एनी रीजन, देन हम लोग 1 महीने तक उसको बैंक नॉर्मली पेंशन क्रेडिट कर देता है, लेकिन दिसंबर के अंदर वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत जरूरी होता है। बिहार अररिया से मोहम्मद अमानुल्लाह का एक सवाल है। जी अमानुल्लाह जी, स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू जी। हमारा सवाल ये है कि अगर मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा करवा सकता हूँ या नहीं? हिंदुस्तान के दुनिया के किसी कोने से भी? दुनिया के किसी कोने से नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने से अमानुल्लाह जी आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करा सकते हैं और इस बार फेस ऑथेंटिकेशन ये जरूर करें आप। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका चेहरा वो पहचान लेगा। 2 ऐप है जो कि डाउनलोड करना है, उसके डिटेल्स आपको सारे साइट्स पर भी अवेलेबल हैं। बैंक से पूछिएगा वो भी आपको बता देंगे, पोस्ट ऑफिस से पूछेंगे वो भी आपको बता देंगे। आपके एंड्रॉयड फोन पर 2 ऐप आप डाउनलोड करें और इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, और उस पर 1 नवंबर के बाद आप अपना डिटेल्स जो है, अपना पीपीओ नंबर, अपना नाम और अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स जैसे देंगे तो वो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं भारतवर्ष के किसी भी कोने से। आगरा से राजू लावनिया का एक सवाल है। जी राजू। जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पहले आप अपना फोन वो बंद कीजिए, शायद रेडियो आपके यहाँ चल रहा है। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। ज्योति जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं सर ये जानना चाहता था, अभी जो आप बता रहे थे कि जो सरकार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ला रही है,
ये केवल वृद्धाओं के लिए है या सभी के लिए है, चाहे वो पारिवारिक पेंशन भोगी हो, चाहे फिर वो कर्मचारी हो सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का? इसका हमें थोड़ा पूरा विस्तार से जानकारी दें। राजू जी, ये बहुत अहम सवाल है। ये जो पेंशनधारी की जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो सभी के लिए है। केंद्र सरकार के पेंशनर्स, कुटुंब पेंशन, फैमिली पेंशन, जिस तरह का भी पेंशन वो लेते हैं, उन सारे पेंशनर्स को ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के जो कैंप्स रहेंगे हमारे 800, जैसे मैंने बताया, सारे जिले मुख्यालय और बैंक्स, तो करीब 1900 लोकेशंस पे और 800 शहरों में ये कैंपेन चलाया जाएगा। और आप किसी भी कैंप में आप जा सकते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो, आप फैमिली पेंशनर हो, आप ईपीएफओ के पेंशनर हो या केंद्र सरकार के पेंशनर हो, किसी भी कैटेगरी के पेंशनर को ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है और ये प्रमाण करता है कि आप जीवित हैं। तो 1 साल और पेंशन लेने के लिए ये बहुत अहम है। और आप कोई भी कैंप में चले जाएं, और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो जैसा मैंने बताया, फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप लोकल पोस्ट ऑफिस और या डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट ऑफिस को आप संपर्क करें, वो आपको घर पर जाकर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना देंगे। ध्रुव ज्योति जी, इसकी कोई फीस भी है क्या अगर किसी कैंप या वहां जाकर बनवा रहे हैं तो? जी, ऐसा है कि चूंकि कन्वीनियंस है, घर तक पहुंच रहे हैं, तो बहुत नॉमिनल चार्ज है। 70 रुपया चार्ज करते हैं इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक अगर उनके कैंप में जाएं, या पोस्टल जो ग्रामीण डाक सेवक हैं या पोस्टमैन के जरिए आप अगर करते हैं तो 70 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप पूरे साल का पेंशन अगर आप और घर बैठे आपको वहां से, और घर बैठे आपको वो करा देंगे। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। और 2 ऐप आपको डाउनलोड करना है। हम लोग बहुत सैकड़ों ऐप में काम करते हैं। अच्छा, कौन से 2 ऐप? ये जीवन प्रमाण का एक ऐप है और एक वो उसका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का साइनर है। ये 2 ऐप्स हैं जो कि आपको डाउनलोड करना, हाँ, जो डाउनलोड करना है और उस पर आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बिहार दरभंगा से मोहन पासवान का एक सवाल है। जी मोहन। प्रणाम, सवाल पूछिए। ये सवाल है कि वृद्धा पेंशनधारियों को भी लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है क्या? जी, जो पेंशनधारी, जी, सारे पेंशनधारी जितने हैं वो वृद्धावस्था में रहें या कोई भी उम्र के हों, अगर वो पेंशनधारी हैं तो उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है। चाहे फैमिली पेंशन ले रहे हो, फैमिली पेंशन ले रहे हो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशनर हो या वृद्धावस्था के पेंशनर हो, आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जरूर कराएं। मथुरा से पवन कार्यक्रम में जुड़े हैं। जी पवन। जी, स्वागत है। नमस्कार, सवाल पूछिए। सवाल ये है मेरा, मैम, पारिवारिक पेंशन से संबंधित है। जैसे जो सरकारी पेंशनर है जी, उसके जो बच्चे दिव्यांग हैं, तो पेंशनर की आफ्टर डेथ उसके बच्चों को एक को पेंशन मिलेगी या सभी को मिलेगी बराबर? एक से अधिक हैं तो 2 हैं या 3 हैं जो पात्र हैं? जी, देखिए, ये जो सवाल है ये पेंशन रूल के तहत जो भी प्रावधान हैं, तो अगर केंद्रीय सरकार के मंत्रालय में या केंद्र सरकार के विभाग में अगर वो एम्प्लॉय है, अगर वो कार्यरत है, तो वो सीसीएस पेंशन रूल से उसका निर्धारित किया जाता है। और उसके तहत अगर कोई पेंशनर के इनवैलिड कोई भी चिल्ड्रन हो, बच्चे हैं, तो उनको पेंशन मिलते हैं। और अगर उसको लाइवलीहुड नहीं है, मतलब उसको आय का कोई भी जरिया नहीं है, तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो आपको अलग से राज्य सरकार के उस कार्यालय में एक बार आपको जिज्ञासा करना पड़ेगा, अपने समस्या का वो बताना होगा, बताना पड़ेगा, तो वो बता देंगे। दिल्ली से धर्मवीर का एक सवाल है। जी धर्मवीर, स्वागत है कार्यक्रम में।
नवनीत जी नमस्कार, और हमारे एक्सपर्ट जी को भी नमस्कार और दिवाली की पहले एडवांस में शुभकामना। मेरा ये सवाल है, सरकारी जो ड्यूटी से रिटायर हो जाने के बाद उनको पेंशन लागू हो जाती है और उसके बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी मिसेज को पेंशन आ जाएगी, और उनके बच्चे अगर किसी की शादी नहीं हुई है, जैसे बेटा है या बेटी, किसी की शादी नहीं होती नहीं या करते नहीं, कई जगह ऐसा होता है, तो अगर माँ बाप के एक्सपायर हो जाने के बाद क्या वो बेटे को या बेटी जो भी शादी नहीं करी तो पेंशन उनके नाम चालू हो जाएगी? और एक साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि पेंशनधारी कितनी एज तक पेंशन ले सकता है? अगर 90 साल भी हो जाए, क्या सरकार उसकी अनलिमिटेड एज तक ही देती है पेंशन? देखिए धर्मवीर जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं कि पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उनको पेंशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। इनफैक्ट अगर 80 साल के ऊपर हो तो केंद्र सरकार के जितने पेंशनर्स हैं उनको एनहांस पेंशन दिया जाता है। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो वृद्धावस्था जैसे बढ़ती जाती है तो उनको जरूरत भी ज्यादा होती है। तो 80 साल के पूर्ण होने पर उनको एनहांस पेंशन मिलता है, 85, 90, 95 और बढ़ता जाता है। और जो पहला सवाल आपने पूछा कि उनके मृत्यु के बाद, तो उनकी वाइफ सबसे पहले उनका हक होता है। उनके डेथ के बाद फिर उनके जो पुत्र हैं उनके 25 साल होने तक, और सुपुत्री हैं तो उनके जब तक वो शादीशुदा नहीं हो रही हैं या कोई आय का जरिया उनको नहीं मिल रहा है तब तक वो पेंशन लेती हैं। लेकिन एक जो पहला, अगर 3 बेटियां हैं तो पहला सबसे बड़ी बेटी को मिलेगा, फिर उनका जब शादी हो जाएगा तो दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, ऐसे नियम बने हुए हैं। बट ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये सारे नियम जो मैं बता रहा हूं वो केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो केंद्र सरकार के विभाग, उनके कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकार अपने हिसाब से कुछ नियम अपने हिसाब से लागू किए हुए हैं, तो उनकी जानकारी वो दे सकते हैं। वहीं से क्लैरिफिकेशन लेना होगा जी। फर्रुखाबाद से सतीश एक सवाल है जी। सतीश नमस्ते मैम। नमस्ते, सवाल पूछिए। मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सतीश जी। जी, आपके पीछे जो रेडियो चल रहा है पहले उसे बंद कीजिए। बंद कर दो मैम। जी, अब सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे बाबा है, उनका नाम है रावर्तन, तो वे पेंशन निकालने जाते हैं तो उनके जो बैंक वाले होते हैं वे कहते हैं अभी खाते में पैसे नहीं आए, और दूसरे व्यक्ति जाते हैं गांव के, उनके लेकर आते हैं, उनके नहीं निकलते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए मैम? इसमें मैं आपको पहले भी एक ये सवाल किए थे, तो ये शिकायत है पेंशन विलम्ब का, तो आप फिर से मैं नंबर दोहरा देता हूं, 1800 11 1960 1800 11 1960। इसमें सोमवार से शुक्रवार तक आप 10 बजे से लेकर 5:30 बजे शाम तक आप अपना विलम्ब जो भी हुआ है इसकी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। इसमें आपको बहुत त्वरित आपको अपना जवाब और ताकि पेंशन डिले नहीं हो, विलम्ब नहीं हो, इसका कार्यवाही होगा। और इसके अलावा पीजी पोर्टल pgportal.gov.in/pension/ इस साइट पर भी आप जाकर लिखित में भी ये दर्ज करा सकते हैं अपना शिकायत। नंबर एक बार हम बता दें, 1811 1960 1800 111 960। कार्यक्रम में जुड़े हैं बेंगलोर से NR प्रसाद जी। प्रसाद जी, सवाल पूछिए। Hi, good evening, Mr. Sengupta. This is NR Prasad from Bangalore. Good evening. There are 2 questions. Actually, what is the time frame for submitting the DLC? Actually, last year I did it around 18th of October, 19th of October. And actual time is what? Actually, it start from 1st November to 31st December, exact date. My second question is very important. See, I normally use Umang or Jeevan Praman as the app. I have a biometric identification machine at home. I connect this to my Android phone and I do the DLC.
what happens is it gets downloaded in the form of PDF. Even after downloading the PDF, it has to be necessarily sent to the local EPFO office. Is it not Umang or Jeevan Praman directly connected to the EPO so that it gets updated online? These are my two questions. Thank you. Thank you very much for asking these questions. I'll answer the first question first. The period is 1st of November to 30th of November. But if you are a senior pensioner, that is, if you are aged more than 80 years, sir, then you can submit it within from October till November 30th. So the dates for DLC is 1st of November to 30th of November for all pensioners, and for senior pensioners, that is more than 80 years of age, it is from 1st of October to 30th of November. And to answer your second question, that you are doing it through your biometric, I would suggest to you, and I would request earnestly through you to all the pensioners, that please go and try to utilize the Jeevan Praman app, that is through face authentication. If you have a smartphone which is Android based, then please go to the Play Store and you can download two apps which are Jeevan Praman app and the DLC Capture app. The DLC Capture app does not show you the icon, but the Jeevan Praman app shows you the icon. Once you download that, then it just asks you very basic 2-3 questions, your name, your PPO number, and you can submit your DLC to the part B of your question, that whether after download you have to submit it physically, then it loses the entire purpose of a DLC. The digital life certificate is Aadhaar based, and you can be rest assured that EPF, whether it is EPFO or whether it is state government or whether it is central government, the Aadhaar based UDI sends all the DLCs which are there on E-mode to the concerned pension sanctioning authorities also, and the banks also get it. So it's not needed for you to submit it physically. मथुरा से विष्णु का एक सवाल है। जी विष्णु, स्वागत है, सवाल पूछिए। हम मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, मैं विकलांग हूँ मैडम, दोनों आंखों से जी। अब मैडम मेरी क्या पेंशन कभी तो 3 महीने में आती है, कभी मैडम 4 महीने में। इस सवाल का जवाब हम कई बार दे चुके हैं और हमारे एक्सपर्ट बता भी चुके हैं कहाँ शिकायत करनी है। 1800-111-960 पे आप 1800-111-1960 जी। इसके अलावा जल्दी से यह जानना चाहेंगे, इस बार आप एक कह रहे हैं ना कि हम एक सुपर मेला महोत्सव मनाएंगे, तो क्या क्या तैयारियां हैं इस बार जो कैंपेन चलाएंगे? देखिए, ये जो डीएलसी कैंपेन इस बार हो रहा है, ये मेगा कैंप है और 800 शहरों में और 1900 लोकेशंस में ये कैंप चलाया जाएगा और मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसा मैंने बताया, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यूडीआई, एनआईसी माइटी टीम, डीओपीपीडब्ल्यू, उसके बाद जो पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स हैं, जो 17 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स हैं, और इसके अलावा पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस, जो हमारे 57 पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वो इस कैंप को बहुत अच्छी तरह से हम लोग प्लान किए हैं। सभी की ट्रेनिंग हुई है, जितने ग्रामीण डाक सेवक्स हैं, जो पोस्टमैन हैं, जो बैंक के वॉलंटियर्स हैं, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस के वॉलंटियर्स हैं, और फोकस आपका इस बार फेस ऑथेंटिकेशन ऐप है, फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डीएलसी को दर्ज करवाना है। और हम चाह रहे हैं, पिछले साल हम लोगों ने 1.5 करोड़ पेंशनर्स का डीएलसी करवाया था, इस बार हम लोग ये पहल ले रहे हैं कि कम से कम 1.5 करोड़ के ऊपर कम से कम 2 करोड़ हम लोग डीएलसी तक पहुंच पाएं, इस तरह का हम लोगों का पहल है। और आप सभी के सहयोग से, सकारात्मक परिणाम से ये उम्मीद बहुत अहम उम्मीद है, और जो कि अपनी हम तरफ रखना से कोशिश की गई है कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना हो, सब आराम से डीएलसी जमा करा सके। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सवाल पूछे, और साथ ही पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर आप लॉग इन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।